हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज हम आपके लेके ले आए हिस्ट्री में आज हम पढ़ाएंगे आपको राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ओके गाइस, स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो और पेन पेंसिल नोटबुक लेके बैठे ताकि ताकि आप साथ ही साथ नोट्स पॉइंट्स करते जाएं। ओके गाइस, स्टार्ट्स। चलो, है आपका राज्य, राजा, एक प्राचीन गणराज्य। मतलब हमारा राज्य कैसा था, राजा कैसा, वहां पे कैसे प्राचीन पहले के समय में कैसे वहां का जहाँ गढ़ स्थापना की गई थी, कैसे गढ़ बनाया गया था, उस राज्य के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। ओके गाइस, पहला है आपका कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्ष से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनाते थे, आपने अध्याय 4 में पढ़ा होगा कि कुछ राजा संभवत जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए गए। ओके, कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञ को आयोजित करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। मतलब पहले के समय क्या बताया गया था कि पहले कुछ राजा मतलब क्या कहते थे, बड़े बड़े यज्ञ करते थे, पूजा पाठ कर, उसके द्वारा क्या कहते राजा के रूप में उसको प्रतिष्ठित किया गया जाता था। अश्वमेध यज्ञ ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोग देख रेख के स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ना रोके तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा लड़ाई करनी पड़ती है। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो उसका मतलब ये होता है कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उससे ज्यादा शक्तिशाली था। देखो आपने अश्वमेध यज्ञ देखा होगा, रामायण पढ़ी होगी। देखते हैं आज के समय लॉकडाउन में, तो गाइज आपने देखा होगा कितनी चल रही है रामायण, और अच्छी भी लगती है, इंटरेस्ट भी आता है देखने में। तो उसमें देखा होगा अगर राम जी ने, महाराजा राम जी, हमारे राम जी हैं, भगवान जी हमारे, उन्होंने क्या कराया था, अश्वमेध यज्ञ कराया था। तो उनके पुत्र लव कुश ने पकड़ लिया था, तो उससे उनको देखा था कि कौन शक्तिशाली है, वही चीज है। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ को आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहित को द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उपहार में सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। कहता था जो इस अश्वमेध यज्ञ में जिनको वो इनवाइट करता था, बुलाता था, तो वो उसके लिए क्या गिफ्ट उपहार लेकर यहाँ पर आते थे उनके लिए। ओके, फिर है कि विजय द्वारा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के संग संबंधी, खासकर उनकी रानियां पुत्र को भी छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं को काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल छिड़काव के साथ कई अनुष्ठान करता था। वैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शुद्ध मानते थे, उन्हें अनुष्ठान शामिल नहीं किया जाता। जो छोटी जाति के थे, मतलब उनको वो उपहार लाते थे। उन्हें जो पुरोहित होता था, जो करता था, वो उनको अशुद्ध मानते थे, अशुद्ध मानते थे। जो वो लाते थे उनका उसमें पूजा पाठ में, अनुष्ठान में जो करते थे उसमें शामिल उन्हें नहीं किया जाता था। ठीक है, देखिए गाइस, पुरोहित के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। मतलब पुरोहित उनके अनुसार क्या था, जो जन्म लेता है, अगर वो ब्राह्मण में लेगा तो उसका पुत्र भी ब्राह्मण कहलाएगा, पुत्री भी ब्राह्मण कहलाएगी। मतलब जो छोटी जात में लेगा तो वो उसको कहलाएगा। ये उनकी सोच थी, भेदभाव करते थे पहले में, यही चीज इसमें बताया गया है। फिर है जनपद। महायज्ञों को करने वाला राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शब्दार्थिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह होता है। मतलब जन क्या है, हम लोग, उनमें बसने की अपनी जगह बनाना होता है, उसे कहते हैं जनपद। कुछ महत्वपूर्ण जनपद चित्र 49 में आपने दिखाए गए हैं, यहाँ पीछे अभी मैं आपको दिखाऊंगी। पुरातत्वविदों में जनपदों में कई बस्तियां खोदी गई कि दिल्ली के पुराना किला, उत्तर प्रदेश का मेरठ के पास हस्तिनापुर, एटा के पास अतिरजीगढ़, अंतरजी खेड़ा इनमें मुख्य है। खुदाई में पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशी अन्य जानवर पालते थे, वे चावल, गेहूं, धान, तेल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। इन सूची में फसल के नाम दिए गए हैं। ठीक है, लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे, कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। पुरुस्थल में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं। चित्र धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है, जैसे इनका नाम ही स्पष्ट है। बर्तनों में चित्रकारी की गई है, आमतौर पर सरल रेगी ज्यामिति आकृति के रूप में है। मतलब आमतौर पर ज्योमेट्रिकल के रूप में होते थे, गोला, ठीक है, क्यूब, क्यूबॉइड, स्क्वायर, रेक्टेंगल इस शेप में होते थे। मतलब कोई आयत के में होता था, घन में होता था, घनाभ में होता था, आपका त्रिभुज के आकार में, ऐसे वो चित्रकारी करते थे। ठीक है, मैं फिर पहले क्या था जनपद, फिर आया महाजनपद। मैं उसको थोड़ी और
इंपॉर्टेंस देने लगे। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। ठीक है, इन्होंने जनपद महाजनपद कहा जाने लगा। मतलब क्या हुआ, 2500 साल पहले, जब कुछ 2500 साल पहले क्या था, पहले जनपद बना, फिर कुछ और इनको ज्यादा महत्वपूर्ण कर दिया गया, तो इनको क्या बना दिया गया, महाजनपद। मानचित्र कुछ 4 महाजनपद दिए गए हैं। अधिकतर महाजनपद की राजधानी होती थी। मतलब महाजनपद, जैसे मैंने बोला उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। ऐसी जो जनपद थे, महाजनपद थे, उनमें उनके क्या दिया गया, उनकी राजधानी भी बनाई गई। कई राजधानी जैसे किलाबंदी हो गई, अर्थात चारों ओर लकड़ी, ईंट पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि उन लोगों अन्य राजा आक्रमण के डर कर अपनी सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों विशाल ऊंची प्रभावशाली दीवार खड़ी करके अपनी स्मृति करते थे। ठीक है, जैसे देखो, आप देखो, दिखा रही हूँ आपको चित्र, क्या गंधर, वैशाली, ठीक है, कौसंबी, मगध, अंग, वाराणसी, महानदी, गोदावरी, ये नदी, ये बताया गया किस जगह कौन सा है। ओके गाइस, फिर है और शक्ति को प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह के किले के अंदर रहने वाले लोग और उस क्षेत्र के नियंत्रण रखने में सरल हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवारें बनाने के लिए व्यापक योजन की आवश्यकता थी और लाखों संख्या में ईंटें पत्थर का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुष बच्चे उनके लिए अर्थक परिश्रम किया होगा। इनके लिए के साधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। आप राजा सेना रखने लगते थे। अब राजा सेना भी रखने लगते थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता। कुछ भुगतान समय आहत सिक्के के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में हम अध्याय 8 में पढ़ेंगे। ठीक है, अब बोला गया महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं के इस प्रकार विभिन्न 2 अंतर बताओ। अब जैसे आप देख रहे हो, मैं आपको डायग्राम दिखा रही हूँ। ये देख रहे हो, कौसंबी का किला की दीवार उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास में मिली ईंट की दृश्यशेष है। ये देख रहे हो आप, ठीक है, ये क्या है, कौन सा है, कौसंबी का किला का इलाहाबाद। ओके गाइस, फिर है आपका का था टैक्स, हम कैसे कर लगाते थे। महाजनपदों के राजा विशाल किला बनवाते थे। जो महाजनपद थे वो क्या थे, विशाल किले बनवाते थे राजाओं के लिए। बड़ी सेना रखते थे। इससे उन्हें प्रचुर साधन की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्होंने कर्मचारी आवश्यकता होती थी और महाजनपद राजाओं लोगों के समय से द्वारा लाए गए उपहारों निर्भर न होकर अनियमित रूप से कर वसूलने लगे। क्या हुआ, जो लोग उपहार लाते थे उससे उनका मन नहीं भरता था। उन्होंने कहा जो लाते उनका टैक्स भी लगाने का, आपको इतना कर देना पड़ेगा, इतना बट्टे कर देना पड़ेगा, ऐसे उन्होंने उसका वसूलने लगे। फसलों पर लगाए गए सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक भी थे। प्राय उपजाऊ का 1/6 मतलब 1/6 हिस्सा कर के रूप में नियंत्रित किया जाता, जिसे भाग कहा जाता था। क्या बोला, फसल पर जो क्या था, सबसे महत्वपूर्ण क्या था, फसल, जिस पर अधिकांश लोग कृषक कितना लेते थे, उनसे 1/6 भाग कर लिया करते थे। वो निर्धारित कर देते, ये इतना लेना ही लेना उन्हें है। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए जो श्रम के रूप में चुकाए जाते, जैसे कि उन्हें बुनकर, लोहा, सुनार, राजा के लिए महीने दिन पर काम करना पड़ता था। पशुपालक को जानवर के उत्पादक रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारी को सामान खरीदने बेचने के ऊपर भी कर देना पड़ता था। अखेटों को संग्रह, जंगल प्राप्त वस्तु देनी पड़ती, मतलब जो भी थे जिससे सब कर, मतलब जो काम करते थे राजा, वो सबको उन्हें कर देना पड़ता था। अखेट और खाद्य संग्रह के राजा में क्या क्या देते होंगे, ठीक है, ये आप पढ़ेंगे बाद में। फिर क्या है, कृषि परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। कौन कौन से, हल्के फल अब लोहे के बनने लगे। कठोर जमीन लकड़ी फला के तुलना लोहे की फला से आसानी से जुट जा सकता था। मतलब पहले क्या था, जो लकड़ी के हल से था उससे जल्दी नहीं होता, पर लोहे का अंदर से आपका ढंग से जुताई हो सकती थी। ठीक है, इस फसल की उपजाऊ बढ़ गई। दूसरे लोगों के धान पौध का रोपण शुरू किया गया। खेतों के बीज छिड़का कर धान उपजाने पर धान के पौधों तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। पहले बीज डालते थे, नहीं, अब उसका देखा होगा, जब चावल के लगाते हैं हम, धान करते हैं तो इतने बड़े बड़े पानी में गाड़ देते ना, अच्छा लगता। गाँव जाते हो लोग, आप लोग सब लोग करते होगे, हम लोग भी करते हैं। हम जाते हैं जब मजा आता है, इंटरेस्टिंग लगता है, नई चीज देखने के लिए मिलती है। ठीक है, उनका शुरू किया गया। आप पहले की तुलना बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार ज्यादा होने लगी। इसे कमर तोड़ परिश्रम लगता था। मतलब पहले अब क्या था, पहले थोड़ा कम था, अब ज्यादा मेहनत करना अपने, मतलब बहुत ज्यादा ही मेहनत, ज्यादा पैदावार करो तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी गाइस। ठीक है, यह काम ज्यादातर दास दासी भूमिहीन खेतीहर मजदूर करते थे। कौन जो उनके सेवक थे, दास थे, नौकर थे, वो लोग करते थे वाक। ठीक है, फिर आया का सूक्ष्म निरीक्षण, जैसे का मगध। मानचित्र में 4 में आप देखोगे पीछे के, तो मगध ढूंढो। लगभग 200 साल पहले भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद माना गया था। जो मगध था सबसे महत्वपूर्ण जनपद माना गया था और सोना जैसी नदियां मगध से होकर ही बहती थी। और कौन सी नदी, ये लिखोगे आप, कौन सी नदी मगध से होकर बहती थी, सोन, गंगा और सोन नदी कहां से बहती थी,
मगध से होकर बहती थी। कौन सी? गंगा और सोनी। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट्स कर लेना। क यातायात जल वितरण जमीनों को उपजाऊ बनाने के महत्वपूर्ण थी। क्या थी? ये जल वितरण और आने जाने और भूमि को खेती करने में बहुत उपजाऊ थी। मगध का हिस्सा एक जंगल में भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़ उन्हें प्रशिक्षित करने सेना में काम में लगाया जाता था। इनका पकड़ लेते और उन्हें शिक्षित करते थे, फिर उन्हें काम पे लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों में घर, गाड़ियां, रथ बनाने की लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहा, आयस्क, खदानें, मजबूत औजार, हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। मगध के दो बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। कौन थे? बिंबिसार और अजातशत्रु। कौन थे? बिंबिसार और अजातशत्रु। अब बिंबिसार अजातशत्रु का पुत्र था। ठीक है गाइस। अन्य जनपदों में जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक महत्वपूर्ण शासक थे। ठीक है, उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया गया था। बिहार के राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज पटना, राजधानी बनाई गई। पहले क्या थी? पटना को क्या कहा जाता? पटना को पाटलिपुत्र क्या जाता था? पाटलिपुत्र। अब क्या कहा जाता? पटना। बिहार को क्या कहता है? राजगीर। आधुनिक राजगीर बोला था, अब क्या कहते हैं? बिहार। ओके गाइस, 3300 साल पहले, 2300 साल पहले की बात है कि मैसेडोनिया एक राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। जो एक मैसेडोनिया का कौन राजा था? सिकंदर, जो क्या कहता था? पूरे विश्व में अपना शासन चलाना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर जब वो पूरी तरह सफल नहीं हो पाया, पर वह मिस्र और पश्चिमी एशिया कुछ राज्य ही जीता हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में उसने पश्चिमी एशिया कुछ ही राज्यों में उसने जीत पाई और भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी किनारे तक पहुंच गया। कहां तक पहुंच गया था सिकंदर? व्यास नदी तक पहुंच गया था। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहता, उसको सिपाही ने इनकार कर दिया। जब वो मगध की ओर, मतलब जब वो मगध जा रहा था, जहाँ किसका शासन था? बिंबिसार और अजातशत्रु। जब वो वहां जा रहा था लड़ने के लिए, तो उसकी जो सेना थी सिकंदर की, उसने मना कर दिया कि हम नहीं वहां जाएंगे। ओके गाइस, ये बात वे इस बात से भयभीत थे कि भारत शासक पास पैदल, रथ, हाथी, बहुत बड़ी सेना थी। अब देखिए गढ़, ये लिखे कुछ पॉइंट देखो। गढ़ का शब्द का प्रयोग कई सदस्य वाले समूह के लिए किया जाता था। किसके लिए? गढ़ मतलब बहुत सारे लोग। गढ़ क्या होता है? एक ग्रुप होता है, एक की बहुत सारे, एक जगह बहुत सारे लोगों का समूह। और संघ क्या होता है? संघ का अर्थ होता है संगठन या सभा, मतलब जहां पर एक संघ बैठकर क्या हो? सभा करी जाती हो। वजी, आप क्या पढ़ेंगे हम? वजी। जैसे कि तुमने ऊपर पढ़ा मगध एक शक्तिशाली राज्य बना था, वैसी नजदीकी वजी राज था जिसकी राजधानी वैशाली, जिसे बिहार थी। कौन सी राजधानी? बिहार थी। ये एक अलग किस्म शासन व्यवस्था की। और गण और संघ क्या थे? क्या कहते हैं? गण और संघ। लिखना आप लोग की वैशाली की राजधानी, ठीक, इसकी वजी नजदीक वजी राजा, जो जिसकी राजधानी क्या थी? वैशाली, बिहार। ठीक है, ओके गाइस। गढ़ या संघ कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते, जिससे प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठान के साथ एक संपन्न करते थे। सभा में बैठकर बातचीत, आवाज जारिया करते थे। मतलब ये क्या रहते थे? एक सभा बनाते थे, वहां बातचीत करते थे, कोई ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, मतलब एक साथ बैठकर उसका सोल्यूशन निकालते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं पर आक्रमण कर निपटाने के लिए मिलकर चर्चा करते हैं। स्त्री, दास, कर्मकार इन सभा को हिस्सा नहीं ले सकते। जो स्त्रियां थी, जो दास थे, छोटे लोग थे, वो इस सभा का हिस्सा नहीं। जो बड़े बड़े राजा थे, खाली वही लोग सभा में हिस्सा लेते थे। ओके, कुछ पॉइंट से पढ़ लेते हैं। वजी संघ का वर्ण दीर्घ निकाय से लिया गया था। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बुद्ध ग्रंथ है। अब दीर्घ निकाय किसका ग्रंथ है? प्रसिद्ध कौन सा ग्रंथ है? आप बुद्ध ग्रंथ बताओगे। कौन सा? बुद्ध ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान किए गए। करीब 23 साल पहले लिखा गया था। अजातशत्रु और वजी संघ। अजातशत्रु वजी संघ आक्रमण करना चाहते हैं। उन्होंने अपने मंत्री वस्कर को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि वजी सभा नियमित रूप से होती है, तो उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब पता चला कि ऐसा, उन्हें कहा वजी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वो एक साथ रहेंगे, एकता रहेगी, तब तक वो हमेशा विजयी होंगे। ओके गाइस, वजी महिला के शासक जोर जबरदस्ती नहीं करेगा और नहीं बंधक नहीं बनाएंगे। शहर गांव में चैत से रखरखाव रखेंगे। विभिन्न मत वाले संतों सम्मान करें और आने जाने कोई भी रोक नहीं होगी। ओके गाइस, ठीक है। कई शक्तिशाली राजा इन संघों जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासक ने गढ़ संघ विजय प्राप्त कर उन्हें गढ़ में राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में हम आगे आपको अध्याय 10 में पढ़ाएंगे गाइस। ओके, ये कुछ पॉइंट से आप लोग अन्य तंत्र पढ़ लीजिए, ठीक है।
ओके गाइस, तो पढ़ लिया अपने एटलस क्वेश्चंस। तो आज आपका चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। ओके, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चे इसको पढ़ सकें, इसकी नॉलेज ले सकें। ओके, बाय, टेक केयर।